अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के लिए कराची में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से बात करने आए हैं और ये इंटरव्यू की बहुत अहमियत इसलिए है कि डॉक्टर साहब को 27 दिसंबर 2002 को गवर्नर बनाया गया और इस वक्त लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं ये पाकिस्तान में। इस शहर में इनको एक मैन ऑफ क्राइसिस के तौर पर जाना जाता है। MQM मुख्तलिफ़ हुकूमतों में रही, आती भी रही और जाती भी रही, रोज़ नाराज़गी भी होती रही, रोज़ सुलह भी होती रही, लेकिन इन तमाम तनाज़ात में एक कलीदी किरदार जो रहा हुकूमतों के और MQM के माबैन तस्फ़िये का, वो डॉक्टर इशरतुल इबाद करते रहे। और इस शहर के अंदर और भी बहुत से मामलात जहाँ फ़ौजी ऑपरेशन भी हुए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन करना हो या फेडरल गवर्नमेंट से, उसमें गवर्नर का रोल बहुत अहम था। इसी जगह जहाँ हम बैठे हैं और आज ये प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहे हैं, यहीं पे बहुत से ऐसे इजलास होते हैं जहाँ इस शहर की और इस सूबे की तकदीर के हवाले से बहुत अहम फैसले किए गए। बहुत शुक्रिया आपने हम वक्त दिया। आप MQM से वाबस्तगी आपकी शक व शुबे से बाला है और मेरे ख़्याल में जो रोल आपने अदा किया MQM को यहाँ तक पहुँचाने, असम्बलियों में अभी भी उनके 50-52 अरकान मौजूद हैं, कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत है, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं तो अभी भी MQM जीत गई है। आपकी जमात ने आपको डिसोन कर मैं सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप आज तशरीफ़ लाए हैं और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपने कराची की डेवलपमेंट और क्या हो रहा है यहाँ पे उस हवाले से रखा है। तो इस हवाले से तो एक तो पहले मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि जब मैं इस पोजीशन पे आया था तो इस पोजीशन की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिवली तो मैं उस वक्त छोड़ चुका था, लेकिन ज़ाहिर है कि एक ताल्लुक़ रहा है और क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल भी है पॉलिटिकल हवाले से, जितनी भी पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ सिंध में और ख़ुसूसन कराची में काम करती हैं, तो उस हवाले से एक ताल्लुक़ के हवाले से यकीनन यहाँ बड़े मसाइल आए और उन मसाइल के हल के लिए जहाँ आपको पॉलिटिकल हार्मनी की ज़रूरत होती है हर चीज़ को स्टेबलाइज़ करने के लिए, तो वो यकीनन एक इंटरेक्शन रहा और बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। और मैं समझता हूँ कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एज अ न्यूट्रल पर्सन मैंने कोशिश की कि उनके साथ इंसाफ के साथ, सिंसियरिटी के साथ और जो चीज़ सामने रख के कि कराची इतना इम्पॉर्टेंट शहर है, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो डिपेंड करता है कराची के इस्तेहकाम पे है और पूरे रीजन का इस्तेहकाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे डिपेंड करता है। तो ये कराची इस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, तो इसको मैनेज करने के लिए यकीनन रखा। फिर ये ऑपरेशन शुरू हुए और ऑब्वियसली उसमें भी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि बिल्कुल इस शहर को पाक किया जाए हर किस्म के क्राइम से, हर किस्म की माफियाज से और लोगों को एक फ्री और फेयर तरीके से रहने का और एक डिसेंट लाइफ का एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर रखा जाए। तो उसमें यकीनन कुछ तलखियाँ पैदा हुई, मैं उन्हें तलखियाँ भी कह सकता हूँ, गलतफहमियाँ भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंट बड़ी क्लियर है और वो इंटेंट आज भी वैसे ही है कि कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा होगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ ही खड़ा हूँ। आप सॉफ्ट स्पोकन है इस ऑपरेशन के दरमियान में भी, जहाँ पर बहुत से डिसएग्रीमेंट्स होते थे, हम बहुत सी मीटिंग के अहवाल से वाकिफ़ हैं, पूछते थे कि क्या हुआ तो पता चलता था गवर्नर हाउस में रात को 12-1 बजे 2 बजे तक मीटिंग चली है, उसके बाद इशूज़ सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन वो क्या पॉइंट था ऐसा, आपने कहा कि माफियाज़ को साफ़ करना एक बड़ा अहम रोल था जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई, वो दूरी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि आप बहुत ट्रस्टेड थे। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उन्होंने पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट अल्ताफ़ हुसैन ने तय किया तो उनके जहन में डॉक्टर इशरतुल इबाद थे और डॉक्टर इशरतुल इबाद ने डिलीवर भी किया। आज क्या हुआ कि वो दूरी आई? मैं समझता हूँ कि इसमें जो बेसिक पॉइंट है कि मैंने तो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रखी और उस डायरेक्शन को ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ कराची प्रोविंस एंड द कंट्री, उसको मैंने हमेशा अपने जहन में भी प्रिवेल किया और उसको ही परसू किया। उसी वजह से हो सकता है कि कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई हों, तलखियाँ पैदा हुई हों और ऐसा महसूस हुआ हो कि शायद जो एक एक्सपेक्टेशन एक आदमी ताल्लुक़ की बुनियाद पर रखता है
वो एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से है। तो इसमें 2008 की हुकूमत आई, 2013 में इंतखाबात हुए, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आपको बदलना चाहा, ना आपको PMLN की हुकूमत ने हटाना चाहा, बल्कि अभी ये जाना जाता है कि आप फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी उतने काबिल कबूल हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए उतने काबिल कबूल हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक सेंट्रल रोल आपका है जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान इंटरेक्शन का काम करते हैं। आज इस इंटरव्यू में 3-4 चीज़ें चाहूँगा मैं जिस पे आप रोशनी डालें। एक तो इस शहर की तरक्की है जिसके ऊपर सारे शोर मचाते हैं कि शहर पीछे चला गया, गंदगी के ढेर हैं, पानी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, रोड्स के ऊपर वो काम नहीं हो पाया कुछ अरसे में, उसके ऊपर भी बात करूँगा। दूसरा, कुछ अरसे से यहाँ इस शहर में जब ऑपरेशन हो रहा है तो बार बार इल्ज़ामात सामने आते हैं, कभी रॉ एजेंट का, कभी रॉ इन्वॉल्वमेंट का। कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो फिर भी पता चला कि कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर नेटवर्क्स हैं। तो एज ए गवर्नर क्या चीज़ें आपने नोटिस की और उसको रोका कैसे? और अगर तरक्की हो रही है तो इस पोस्ट के ऊपर अगर आपने, यू हैव स्पेंट मोर देन 13 ईयर्स नाउ, तो उसमें आपने क्या क्या डिलीवर किया? तो स्टार्ट करते हैं लियारी से, इस शहर के एक हिस्से से। वहाँ यूनिवर्सिटी है, एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ पूछेंगे आपसे कि आपका उसमें क्या रोल था और आज वो प्रोजेक्ट्स हैं तो किस पोजीशन में? बिल्कुल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, यूनिवर्सिटी से बिस्मिल्लाह करते हैं। इस शहर की सियासत के हवाले से अगर गवर्नर साहब बात करें, पिछले कुछ अरसे में लगता यह है कि शहर को काफ़ी नज़रअंदाज किया गया फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, एजुकेशन सिस्टम, हुआ क्या है शहर के साथ? इसमें नदीम में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बेसिकली 2008 के इलेक्शंस के बाद जाहिर है कि यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई और प्राइमरीली पीपल्स पार्टी और MKM उसका हिस्सा बनी, लेकिन क्योंकि उनकी माजी की इतनी तलखियाँ थीं कि जिसकी बिना पे वो सेटल नहीं हो पाए, और आपने देखा होगा कि अक्सर डिफरेंसेस हो जाते थे, ब्रेक हो जाता था, गवर्नमेंट से MKM निकल जाती थी या कोई भी बात ऐसी बिटर हो जाती थी, तो उसकी वजह से जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल, वो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आया है। तो ऑब्वियसली जब वो स्टेबिलिटी नहीं थी तो कामों पे भी हरज हुआ, शहर की तरक्की में जो उसकी रफ्तार उससे कबल थी वो ज़ाहिर है कि रुकी। ये जो रिमोट कंट्रोल मैनेजमेंट थी 92 ऑनवर्ड जब क़यादत लंदन बैठ गई, उससे शायद ज़्यादा मसाइल पैदा हुए कि जो इश्यूज़ लोकली रिजॉल्व हो सकते थे, लंदन और कराची के जो दूरी है शायद वो फैसलों की दूरी का भी सबब बनी। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उसमें जो एक ऑन ग्राउंड जो आपको एक फ़ील होता है और आपको अदराक होता है चीज़ों का, उसमें यकीनन वो आप नहीं कह सकते कि आइडियल सिचुएशन होती है, और यहाँ पे और वही एक सबब बनता है, जैसे आप गलतफहमी कह लें, जैसे आप ख़राबियाँ कह लें, कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हों और परसीव कुछ और हो रही हों। तो अगर ग्राउंड रियलिटी से दूर हो के आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो यकीनन इनवेरिएबली वो गलत ही जाएगा। इब्तदाई सालों में मुझे याद पड़ता है कि आप रात को यहाँ MKM के वज़रा की मीटिंग भी कुछ अर्सा किया करते थे और इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते थे, उसमें ऐसी अबतरी की कैफियत नहीं आई। ख़ास तौर पर 2006-07 तक ये सिलसिला चला। लोकल लीडरशिप को उसके बाद एम्पावर नहीं किया गया, बल्कि हुआ ये कि ज़्यादा पावर सेंटर जो था वो लंदन बन गया। लोकल लीडर्स MKM की जो थी दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती गई। ये कैसे हुआ? एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा ख्याल है कि लोकल लीडरशिप जो थी वो थ्रू आउट जो है वो डे टू डे अफेयर्स के हवाले से अपना काम करती रहती थी, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ कुछ तो मीडिया की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाती हैं एट टाइम्स, और उसका असर हर कोई ले रहा होता है, और जाहिर है कि पार्टी लीडरशिप जो बाहर बैठी है वो उसका बहुत ही ज़्यादा असर लेती थी। तो इस वजह से ये देखने में आया कि इम्पल्सिव डिसीजंस भी बाज़ औक़ात हुए, और उन इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से ग्राउंड पे जो है वो कनेक्ट नहीं होते थे ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। तो ऐसा तासुर ज़रूर हुआ है कि वो
हल्की पड़ गई जो लीडरशिप पाकिस्तान में थी, इफ़ेक्टिवली ऐसा भी हुआ है। लेकिन 100% इस तरह नहीं मैं समझता चीज़ थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो थे वो असरअंदाज होते रहे। वेरिएबल्स इसमें आप मिला सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स। अच्छा, अब लियारी में मुझे लेके जा रहे हैं। लियारी किसी ज़माने में ऑलमोस्ट नो गो एरिया था। मैं अभी पिछला तीसरी दफ़ा है और तीसरी दफ़ा में मैं तीनों दफ़ा लियारी जा रहा हूँ। अभी गवर्नर को लेके जा रहा हूँ जिसको मुतल्लक शायद हाई सिक्योरिटी होगी कि ये भाई इस इलाके में तो जाना ही नहीं चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं, और वो भी दिन की रोशनी में जहाँ सारे आपको दे सकते हैं। क्या ये ऑपरेशन के बाद इस काबिल है कि यहाँ घूमा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। नदीम भाई, काफ़ी बेहतरी आई है। मेरे हिसाब से और बहुत काम करना है हमें, लेकिन अभी भी जितना काम हुआ है उसकी वजह से लियारी में एक बेहतरी आई है। लेकिन जो पुलिसिंग हुई है यहाँ, जो ऑपरेशन हुआ है, जो रेंजर्स के ऑपरेशंस हुए हैं और गैंग वॉर के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, वो एक कंपोनेंट है। असल में इस इलाके को तरक्की की तरफ डालना है। जब तक यहाँ की पॉवर्टी, अभी आप और आगे चलेंगे आप देखेंगे, कंजेशन देखेंगे, उसको डीकंजेस्ट करना है। यहाँ के लोगों को एक जितना भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, एक डिसेंट लिविंग, चाहे उनको यहाँ के एक स्कीम बनी थी कि यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी पे प्लॉट्स दिए जाएं ताकि वो फैमिलीज़ बढ़ गई हैं। बहुत ओल्डेस्ट ये लोकेलिटी और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अगर आप इनके साथ घुले मिलें तो बड़े खुश मिजाज लोग हैं। मेजॉरिटी जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो अब इस पे ज़ाहिर है कि तरक्की के काम जो है, तरक्की के हवाले से डेवलपमेंट के काम, यूनिवर्सिटी भी यहाँ बनी, यूनिवर्सिटी अभी हम चल रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया तो आपने लोगों के मुतल्लिक जो तासुर दिया है वो मुझे भी काफ़ी मिला। मैं उज़ैर बलोच के घर गया था उसकी फ़ैमिली से मिलने के लिए, तो जिन गलियों से मैं होके गया, इतनी नैरो स्ट्रीट्स हैं कि वो एक तरफ क्लिफ्टन और एक तरफ वो लियारी की गलियों की तरफ आप देखें तो आपको कोई मैच ही नहीं नज़र आता। लेकिन लविंग लोग जो आपने कहा वो वाक़ईतन लविंग थे, इज़्ज़त से पेश आते थे, रख रखाव था, प्यार था। लेकिन वो गलियाँ देख के और उसकी गुर्बत देख के ये नहीं लगता कि ये कराची का ही हिस्सा है। ये निगलेक्ट क्यों हुआ? शायद इस वजह से कि एक तो ये ओल्डेस्ट एक लोकेलिटी है, दूसरा ये कि यहाँ पे समहाउ, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जेन्युइनली ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही बुरी तरह ये इलाका निगलेक्ट हुआ है। पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना, पीपल्स पार्टी ने ही निगलेक्ट किया, उन्हीं की गवर्नमेंट थी फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। गवर्नमेंट रही उनकी भी और बीच में दूसरी गवर्नमेंट्स भी आती रहीं, लेकिन समहाउ इस इलाके को जो इसका मैं समझता हूँ हक था, बीइंग द ओल्डेस्ट एरिया ऑफ कराची, उसको वो हक नहीं मिला। अब चलें, देर आए दुरुस्त आए, अब देखते हैं इंशाल्लाह इसको। गैंगस्टर्स की क्या पोजीशन है? क्या गैंगस्टर्स मुकम्मल ख़त्म हो गए या हैं अभी भी? अभी इस वक्त तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, लेकिन गैंगस्टर्स की जो गैंग वॉर्स हैं यहाँ पे, इसकी तारीख़ डेकेड्स से मुहित है। 60s में यहाँ उस वक्त भी गैंग्स होते थे, वो डिफरेंटली ऑपरेट करते थे, फिर वो ट्रांसफॉर्म होते रहे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, फिर वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई उन गैंग्स की, तो वो मुख्तलिफ़ ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहीं। तो अब और मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो एड्रेस नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लोग मिल जाते हैं जो कि फारिग होते हैं और एक वो अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी एक सिचुएशन यहाँ बन रही होती है। क्या जो सियासी जमातें हैं इन गैंग वॉर्स को ओनरशिप प्रोवाइड कर रही थी? जैसे हम MKM को डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि इसके अंदर से वो जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं उसकी आदत को उसको साफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से इन गैंग वॉर्स की ओनरशिप भी पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ी जाती है। वो ओनरशिप अब ख़त्म हुई, छोड़ दिया पार्टी ने उनकी सरपरस्ती? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि अब तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, और एक ज़माने में यकीनन एक ताल्लुक़ रहा है, और वो भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एडवांटेज के रेफरेंस से, क्योंकि वो गैंग वॉर्स इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्ले करती थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करने का उनसे मिले बगैर मौका ही नहीं मिलता था। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा नो गो एरियाज थे, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी नो गो एरिया था। इवन पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट में रहने के बावजूद उनसे ताल्लुक़ रखे बगैर यहाँ पे
अपना पॉलिटिकल काम भी नहीं कर सकती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन का इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पीपल्स पार्टी का, वैसे सबसे बड़ा बेनिफिट तो उनका है, वो फ्रीली यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं और बेहतर उनको जो उनका कमिटमेंट है इस इलाके के साथ उसको पूरा कर सकते हैं। तो गवर्नर साहब, बाकी बातें तो हमने कर ली, सियासी बातें भी कुछ कर लें। पानामा लीक्स का आजकल बहुत चर्चा है और हुकूमत पे काफ़ी दबाव भी है। आप क्या समझते हैं कि तहकीकात किस किस्म की होनी चाहिए? देखिए, ये आई थिंक ये तो पूरा एक इंटरनेशनल इशू है और जहाँ तक पाकिस्तान से मुतालिक इसमें चीज़ें हैं तो उसकी आज़ादाना तहकीकात हो जानी चाहिए ताकि एक फ्री एंड फेयर तरीके से चीज़ें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मियां साहब तो सेहत के हाथों अभी बाहर गए हैं। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का काफ़ी अर्से से था गालिबन उनका इरादा, तो आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस के इत्तेफाक से इस वक्त और जहाँ तक मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अनाउंस भी किया है आज़ादाना कमीशन। Who should take the lead, फेडरल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट? फेडरल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ले चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ले चुके हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट के वो क्या सोचते हैं इस पर, लेकिन ये कि मेरा अपना ख्याल है कि एक प्रोसेस आज़ादाना तहकीकात का जो है वो हो जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी सूरतें सामने आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि दबाव बढ़ रहा है। आपको भी कुछ ऐसे इम्कान नज़र आते हैं? देखिए, इसको अगर मेरा ख्याल है कि अगर हम सियासी अदम इस्तेहकाम को अवॉइड कर सकें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक हवाले से अगर आप देखें तो सी पैक है और डेवलपमेंट्स हैं और बहुत कुछ कंट्री में हो रहा है, ऑन गोइंग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो जाहिर है सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं उससे। कुछ शहर की सियासत पे भी पूछ लूँ, आपके पुराने दोस्त मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी, रज़ा हारून, बाकी सब लोग आके पाक सरज़मीन उसके नाम से सियासत कर रहे हैं। जी। बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि डॉक्टर इशरतुल इबाद उनके सरपरस्त आला हैं, सबसे आगे आगे नज़र आएंगे। डॉक्टर साहब हमें अभी तक नज़र नहीं आए वहाँ। नहीं, ये तो जाहिर है कि इसमें लोग अपनी इमेजिनेशन और सोच रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पे तो बड़ी तफसीली बात हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि एक एनवायरनमेंट बना है, ठीक है, अपनी पार्टी उन्होंने लॉन्च की है और जो भी करें बहरहाल मुल्क के मफाद में होनी चाहिए चीज़ें, शहर के सूबे के मफाद में हों, एक अच्छी सोच के साथ हों, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन मेरा ऐसा सच कोई उसके साथ जिस तरह लोग सोचते हैं, नहीं जी, कोई मैं किसी किस्म का कोई। लेकिन आपकी हमदर्दियां तो हैं ना पुराने साथ। देखिए, मैं बहैसियत इस पोजीशन के मैं सूबे में होने वाली हर डेवलपमेंट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, ऑब्लिवियस भी नहीं रह सकता, नज़र ज़रूर रखता हूँ जो भी डेवलपमेंट हो रही हो। मुलाकात हुई सियासत? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि उनकी सियासत कोई अमन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है? अभी तक तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं आया है, लेकिन ज़ाहिर है वी आर कॉग्निजेंट कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर डेफिनेटली जो मेजर्स लेने चाहिए वो लेंगे। आपकी अपने सियासी मुस्तकबिल के ऊपर जाने से पहले आपकी जो फॉर्मर पार्टी है, जो भी आपको मानती नहीं है, उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी सूरत हाल है कि एक बड़ा ग्रुप उठ के उसने एक अलहदा जमात बना ली, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार उस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं जिनको 19 मई 2013 को काफ़ी दबाव का सामना उसी जगह पे करना पड़ा जिसके साथ वो एक तवील उम्र से वाबस्ता थे।
कुछ लोग नाराज़ हो गए या किसी और वजूहत से पाकिस्तान से बाहर चले गए, फैसल सब्जवारी और बाकी लोग। लंदन वाली क़यादत बहुत सारे केसेस, इल्ज़ामात, इंडियन एलिगेशन, उस वजह से दबाव का शिकार है। तो उस जमात का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? मेरा ख़्याल है कि इस पे किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी का कोई फ्यूचर असेस करने से बेहतर ये है कि इसको पब्लिक लोगों पे छोड़ देना चाहिए एंड लेट पीपल डिसाइड। और ये मौका इलेक्शंस में डेफिनेटली आएगा। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पे इस किस्म के हालात होते हैं जिसमें कि पॉलिटिकल सपोर्ट किसके साथ क्या है। असल तो जज जो हैं वो लोग हैं। जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो लगता ही है कि नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज होने जा रहे हैं। एमकेएम जो होल्ड करती थी कम्प्लीटली इस शहर को, वो अब शायद उस तरीके से होल्ड नहीं कर पाती, बल्कि स्ट्राइक कॉल्स के बाद बंदे कितने हैं इसके ऊपर भी कंसर्न होता है कि तादाद इतनी है कि कैमरे में दिखाई जा सके या ना जा सके। एक कॉल के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाया करता था, वो भी नहीं होता। तो अब शायद कोई ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेयर आ सकता है मैदान में, प्रोवाइडेड कि वो अपना अच्छा होमवर्क कर ले। अगेन मैं यही कहूँगा, देखिए ये इस किस्म के जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये कोई बहुत इसके जितना मैंने देखा है इसके कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स उस तरीके से नहीं होते हैं। कभी कभी ये फॉल्स इंडिकेटर्स भी होते हैं। बहुत बड़ा जलसा कर लेना, कभी किसी एक इंडिकेटर तो होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को असेस कर रहे हैं, उसके लिए वो पूरा नहीं उतरता, या छोटा जलसा हो गया लेकिन इलेक्शन में रिज़ल्ट कुछ और आ गए। तो ये अल्टीमेटली जो लोग हैं वो किस तरीके से असेस करके उनकी एक लॉजिकल एफिलिएशन होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कुछ इमोशनल एफिलिएशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तो वो फिर वो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है। और उसमें ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ भी कहना बहुत कबल वक्त होगा। तो और लेट्स सी किस तरीके से आप कोई रोल अदा करना चाहेंगे कि एमकेएम और मुस्तफ़ा कमाल का जो पाक सरज़मीन है, इन दोनों को पास बिठा के अगर इनके इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो सॉर्ट आउट करवाए जाए? कुछ ऐसा रोल अदा करना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है, अभी तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो कि हर किसी को राइट है, लेकिन जहाँ मैंने आपको कहा कि मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ कि मैं जो एक रोड मैप है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर किसी भी एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो वो एक्टिविटी होती रहे। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। ये माजी में भी होता रहा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं, जो कि हमारी कोशिश ही होती थी कि हम उसको रिजॉल्व करें और सबको एक फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने का हक होना चाहिए। खुद डॉक्टर इशरतुल इबाद का सियासी मुस्तकबिल क्या है? इस साल दिसंबर में आपको 14 साल हो जाएंगे एज गवर्नर सिंध, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सियासत का तो सोचा नहीं है मैंने, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसा मैंने कहा कि मैं गाफिल नहीं रहता हूँ सियासी डेवलपमेंट जो हो रही हैं, नज़र रखता ज़रूर हूँ, इन्वॉल्व नहीं होता हूँ पॉलिटिक्स में, और जो कि मैं समझता हूँ मुझे होना भी नहीं चाहिए। तो एज ए न्यूट्रल पर्सन इस ऑफिस का भी एक डेकोरम है, और उसके हवाले से मैं नेचुरली यही चाहूँगा कि न्यूट्रल तरीके से सबके लिए जो बेहतर मैं कर सकता हूँ वो करूँ। बड़ा कलीदी किरदार रहा है आपका एक बड़े मुश्किल मराहल में, उस दौर में भी जब अब 2002 में आए इस शहर में, उस वक्त तो एमकेएम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त तरक्की का अमल शुरू हुआ, फिर दरमियान में ये ऑपरेशन वाला वक्त आया तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, उसमें इशूज़ को सॉर्ट आउट कराने में अच्छा रोल अदा किया आपने। अगर चॉइस हो आफ्टर गवर्नरशिप एट सम स्टेज तो क्या करेंगे, किस जमात में जाना पसंद करेंगे? तो जब कोई ऐसा मौका आएगा कि चॉइस करनी पड़े तो फिर उसी वक्त मैं, मेरा ख्याल है बेहतर होगा पहले से चूज़ करके क्या फ़ायदा। लेकिन अभी मैं आई एम वेरी क्लियर कि एट दिस पॉइंट इन टाइम नो पॉलिटिक्स, बिजनेस ओनली, और जिसमें कि जो एक रोड मैप का तयन किया है हमने, जो बड़ी मुश्किलों से हम उसको आगे चला रहे हैं, उसी को चलाएं ताकि शहर की, सूबे की तरक्की
इंश्योर करें। जरदारी साहब से कैसे ताल्लुकात? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आजकल उनका पाकिस्तान आना जाना बंद है, वो ईंट से ईंट बजाने के बयान के बाद, तो देखते हैं कि उससे पीपल्स पार्टी की सियासत पे असरअंदाज हो सकती है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नेचुरली हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इस किस्म के वक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो, और वो ख़ुद बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। 5 साल उन्होंने सदर मुमलिकत बागडोर संभाली है। वो सारी मैं समझता हूँ डायनेमिक्स को समझते हैं और कोई बेहतर तरीके से ही इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अच्छा, आप MQM के इस्टेब्लिशमेंट के मामलात और डिस्प्यूट बहुत दफ़ा रिजॉल्व कराते रहे, कभी ये ख्याल आया कि जरदारी साहब के भी इस्टेब्लिशमेंट से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवा दें? नहीं, मेरा ख्याल है उनके MQM भी एज अ पॉलिटिकल एंटिटी ज़ाहिर है कि ख़ुद ही इतनी सोच समझ रखती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए जो बेहतर होता है वो अपने खुद ही उनके कॉन्टेक्स्ट अगर होते हैं तो खुद ही होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ उस सिचुएशन में इंटरवीन करता हूँ जहाँ पे कि मुझे लगे कि जो हमारा रोड मैप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस हवाले से चाहे पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट करना हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज करना हो, पॉलिटिकली मैनेज करना हो, तो वो फिर ज़ाहिर है इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। शहर के अमन और तरक्की के लिए कोई पैगाम देना चाहिए आप? देखिए, मैं आपके तवज्जुह से यही मैसेज दूंगा कि एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत पुरुम्मीद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। गवर्नर साहब, ये CPLC में हम आ गए हैं, तो ये जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यह क्या फंक्शन है इनका? ये एक कॉल सेंटर है और बेसिकली यहाँ शहर से क्या, सूबे से और इवन मुल्क से भी लोग कॉल करते हैं अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए। मेनली रिलेटेड होते हैं लॉ एंड ऑर्डर ही, और उसमें जब वो यहाँ कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कॉल रिसीव होती है और फिर अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिन भी लोगों ने उसको हैंडल करना होता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है वो एक मेजर इशू है जिसके लिए CPLC का बहुत काम है और बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है CPLC। कितना कमी आई है ऑपरेशन के नतीजे? बिल्कुल जी, अब से मैं समझता हूँ 6-8 महीने पहले तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि एक टाइम पे 29-30 के करीब आउटस्टैंडिंग केसेस होते थे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 0 पर है और 2 केसेस हैं जो कि इन द प्रोसेस हैं और विच आर बीइंग रिजॉल्व। तो आप कहेंगे इसको कि ऑलमोस्ट 90% 95% बेहतरी हुई है? बेहतरी हो गई है। और एक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ी शिकायत थी कारोबारी बरादरी की, उसकी क्या सूरत है? उसमें भी तकरीबन 70-80% कमी आई है। लेकिन एक्सटॉर्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे कि हम इसलिए वरीड हैं कि इसको 100% ख़त्म होना चाहिए। और इसमें अब क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले बड़ा वाइड स्प्रेड था तो लोग आइडेंटिफाइड भी थे, पकड़े जा रहे थे। अब वो बड़े यानी अब इतनी विजिबिलिटी नहीं है ऐसे लोगों की जो कि ये आप समझते हैं कि वो ग्रुप्स अंडरग्राउंड हो गए? कुछ ग्रुप्स डेफिनेटली अंडरग्राउंड हुए हैं और अंडरग्राउंड होके काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्शन और कोलेशन और उसका पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शंस यहाँ पे प्लान हो रहे हैं, इस पे भी हम इंशाल्लाह 100% देंगे। टारगेट किलिंग बहुत बड़ा मसला था किसी ज़माने में, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सियासी बुनियादों पर बहुत किलिंग होती थी, फिर सेक्टेरियन कलर आ गया, फिर टेररिज्म का आ गया। आजकल क्या सूरत है? टारगेट किलिंग भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसमें जितने भी कंट्रीब्यूटर्स आप कह लें, जैसे आपने खुद ही कहा टेररिज्म रिलेटेड थी, सेक्टेरियन थी या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जो बात होती है कि मिलिटेंट ग्रुप्स और वगैरह वगैरह, तो उसमें भी तकरीबन 90% प्लस
उसमें कंट्रोल हुआ। मोर देन 90% टारगेट किलिंग में कमी आ चुकी है। तो अब आपकी पर मंथ कितनी है तकरीबन जो रेशो चल रही है? अब तकरीबन 2-3 दिनों में जो है वो एक आध कोई केस ऐसा रिपीट होता है जो कि एक्चुअली दैट फॉल्स इन दी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टारगेट किलिंग। अदरवाइज एक टाइम ऐसा भी था कि 12, 15, 18 तक, 20 तक तादाद पर डे तादाद पहुँचती। अच्छा, इस शहर पे एक बहुत शिकायत है, सिक्योरिटी के इदारे भी नाम लेते हैं। अब तो आर्मी चीफ बार बार कह रहे हैं कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। कितनी रॉ की इन्वॉल्वमेंट है कराची का अमन ख़राब कर रही है? देखिए, जो ज़ाहिर है कि जितनी भी एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग रॉ, जो कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, तो अब जो ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क के हालात हैं, उसमें ये बड़ा उनके लिए एक आसानी हो जाती है कि इंटरनली ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जिसमें लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, इनस्टेबिलिटी हो जाए, पॉलिटिकली क्लैशेस हो जाएं, वायलेंस हो जाए, सेक्टेरियन प्रोवोकेशन हो जाए, एथनिक प्रोवोकेशन हो जाए और इससे हालात ख़राब हो जाएं और इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए मामला। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये साइंस मिले हैं कि इन्वॉल्वमेंट है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ एक पुलिस अफसर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो जावेद लांबा वगैरह वो ट्रेंड होकर इंडिया से आए हैं। फिर उसके ऊपर एक नाम नहीं लेता, सियासी जमात ने कहा कि कुछ लोग 92 में गए थे, हम उन्हें डिसोन करते हैं। वो कितने लोग हैं जो उधर से गए थे या ट्रेंड होके आए थे? देखिए, इसमें बड़ा मुश्किल है कि तादाद उसकी असेस करना, लेकिन डेफिनेटली देखें, दे शुड बी इन हंड्रेड्स। मतलब ऑफ द कफ आप अगर उसको एक रफ एस्टिमेट्स देखें तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन ये कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इवन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, इवन इन रिलीजियस पार्टीज़ भी इस तरह के लोग मिले हैं जो कि बेसिकली लिंकेजेस उनके कहीं और से मिले हैं, लेकिन उन एंटिटीज़ को उसका इल्म नहीं होता था कि एक्चुअली ये लिंक कहाँ से और किसका काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एक पिक्चर है इसमें। तो हमारा तो एम ये है कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग डिटेरेंस क्रिएट कर दें कि कोई भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना कर सके, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम हो, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज़ के सिस्टम हो, या किसी भी किस्म की कोई एंटिटी जो फंक्शनिंग है उसके प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करके इंटेंटफुली या अनइंटेंशनली कोई भी रॉ हो या किसी भी किस्म की कोई एजेंसी जो है वो हमें डिस्टेबलाइज ना कर। आपको ये अंदेशा अभी भी मौजूद है कि जिस तरह वो स्लीपर सेल्स टेररिस्ट बना लेते हैं, इसी तरीके से ये जो रॉ ट्रेंड लोग हैं किसी सियासी जमात या किसी सेक्टेरियन आउटफिट का हिस्सा बन के खामोशी से अभी भी इम्कान है कि काम कर रहे हैं? अब चांसेस बहुत कम हैं इसके। उसकी वजह ये है कि हमने ये जितना मैसिव तरीके से ये ऑपरेशंस हुए हैं, एक्शंस हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, एप्रीहेंड हुए हैं लोग। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जो उनका नेटवर्क था एटलीस्ट उसकी कमर तोड़ दिया आपने? वो कमर बिल्कुल तोड़ दी है, चाहे वो टेररिस्ट नेटवर्क हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन वाले हों, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, या चाहे वो टारगेट किलिंग वाले, वो रॉ ट्रेंड हो, किसी के भी ट्रेंड। लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लूँ, यहाँ पर वो फूरा गोट का वाक़या हुआ था, तो जो लोग इन्वॉल्व थे वो उनका ताल्लुक पंजाब के कुछ इलाकों से बताया गया था। तो ये जो पंजाबी तालिबान का कॉन्सेप्ट आता है, अभी पंजाब में वो सारा कच्चे के इलाके में, साउथ पंजाब में ऑपरेशन जारी है, वो लोग यहाँ कितनी तादाद में और कितने मजबूत हैं? देखिए, एक्चुअली इस तरह ये वेरिएबल है, क्योंकि जो भी जहाँ भी प्लान करता है डिस्टेबलाइजेशन, तो नेचुरली अगर कराची में उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग यहाँ रह रहे हों, वो आ भी सकते हैं अपने, जिस तरह माजी में भी हुआ है कि यहाँ कुछ अरसे ही पहले आए और यहाँ पे उन्होंने अपने तमाम प्लानिंग की, रेकी की और एग्जीक्यूट किए ऑपरेशंस। तो ये एक वेरिएबल है कि यहाँ पे मौजूद हैं या यहाँ आके कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अब जो जितने भी एक्शंस हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, और इंटेलिजेंस जो जनरेट होती है वो ऑब्वियसली उसका कोई फोकल पॉइंट होता है, वहीं से जनरेट होती है, फिर वो मटेरियलाइज की जाती है, सॉलिडिफाई की जाती है, कंसोलिडेट की जाती है विद कॉरबोरेटिव एविडेंस। तो उस हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पे काम चल रहा है। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेशली रेंजर्स,
पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी सब ने मिल के बहुत मजबूत एक्शंस किए। कोई नो गो एरिया इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता शहर में। ये जो मेजर क्राइम्स थे जिनके ऊपर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो बहुत बड़ी इसमें कामयाबी क्या हुई। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बहुत ज़रूरी है और वो भी की जा रही है। पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस कैपेसिटी बिल्डिंग, अच्छे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर रिक्रूटमेंट। तो अब जो चीज़ आइडेंटिफाई हुई है वो यही हुई है कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो इंतहाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। हमने बाकी सारी बातें कर ली, अब आपको वापस लेके चलते हैं आपके ऑफिस में, तो वहाँ थोड़ी सी सियासी बातचीत हो जाए।